हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जो कुमार गौरव सर का स्टैटिक जीके का तिरंगा बैच है उसकी सेकंड क्लास करने वाले हैं और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज हमारा क्या टॉपिक है? शास्त्रीय भाषाएं अर्थात क्लासिकल लैंग्वेज। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बात करें हम, जो भाषा होती है उसमें मूल शब्द क्या होता है? तो उसमें मूल शब्द होता है भाष। और भाष का अर्थ होता है अभिव्यक्त करना, अर्थात अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो हो जाती है हमारी अंग्रेजी। और सेकंड नंबर पर होती है मंदारिन, जो कहाँ पर बोली जाती है? चीन में बोली जाती है। और थर्ड नंबर पर आती है हमारी हिंदी। तो तीसरे नंबर पर हिंदी आ जाती है। अब बात करें हम कि भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो इसे देख लेते हैं हम। तो संविधान में क्या क्या प्रावधान है, तो इसके लिए भाग 17 दिया गया है, आर्टिकल 343 से और 351 तक। और अनुसूची 8 दी गई है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये 3 से 4 आर्टिकल देख लेते हैं हम वहीं पर। जैसे आर्टिकल 343 की बात करें तो इसमें क्या लिखा गया है? संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में आर्टिकल 343 में दिया गया है। आर्टिकल 344, तो इसमें राजभाषा आयोग का उल्लेख है। आर्टिकल 350 ए, इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, ये बात कही गई है। और आर्टिकल 351, इसमें हिंदी का विकास किस प्रकार होना, ये बात कही गई है। अब नेक्स्ट आते हम कि जो शास्त्रीय भाषाएं होती हैं उनका आधार क्या होता है, अर्थात किस आधार पर कोई भाषा शास्त्रीय भाषा बन सकती है। तो इसका आधार क्या है? देखो, 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भाषा के आधार प्रस्तुत किए गए। तो ये कौन कौन से आधार हैं ये देख लेते हैं हम। पहला हो जाता हमारा कि भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए। जो साहित्य है उसका क्या होना चाहिए? मौलिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, अर्थात किसी अन्य भाषा से ना लिया गया हो। जो उसका साहित्य है वो अन्य भाषा से ना लिया गया हो। जैसे हम बात करें हिंदी की, तो ये शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है। तो ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए जो किसी और से उत्पन्न हुई हो, केवल ओरिजिनल होनी चाहिए, मौलिक होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम, दूसरी क्या है इसकी विशेषता, कि भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। और तीसरी है इसमें कि उसके पास मूल्यवान विरासत होनी चाहिए। तो उसके पास खुद की मूल्यवान विरासत होनी चाहिए, तो वो भाषा शास्त्रीय भाषा बन सकती है। अब नेक्स्ट बात करें कि वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। और ये 6 कौन कौन सी हैं? तो पहली आती है 2004 में बनती है तमिल। तो तमिल भाषा बनती है 2004 में, और यही क्या है? सबसे पुरानी है। सेकंड आती है 2005 में बनती है, और ये संस्कृत थी। थर्ड तेलुगु, और ये कब बनती है? 2008 में। फोर्थ 2008 में ही बनती है, और ये कौन सी? कन्नड़। और कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। फिफ्थ बनती है 2013 में मलयालम। और जो सिक्स्थ है हमारी सबसे नवीन है, वो है उड़िया भाषा, और ये कब बनी है? 2014 में। तो ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं। सबसे नवीनतम हो जाती है उड़िया, और जबकि सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल हमारी पुरानी है। अब इसकी ट्रिक बनाइए, देखो क्या है, कि मिल से तेल कमाओ, मिल से तेल कमाओ। और यही इनका क्रम है, ये भी याद रखना आपका। मिल से हो जाता है तमिल, से हो जाता है संस्कृत, और तेल से हो जाता है तेलुगु, कै से हो जाता है कन्नड़, मैं से मलयालम, और ओ से ओडिशा। तो यही इनका क्रम है कि कब कौन सी बनी थी। नेक्स्ट बात करें, हमने कल पढ़े थे क्लासिकल डांस, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था कि कनक रेले। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये किस डांस से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। तो याद रखना आपको, मोहिनी अट्टम से संबंधित कौन है? कनक रेले। अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय सेकंड। ये तो हमारा था पहला अध्याय अब तक, जो भी पढ़ा था हमने क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस। अब दूसरे पे आता है भारतीय विश्व धरोहर, इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये हमारा सेकंड अध्याय है। इसमें क्या पढ़ने वाले हम, कि विश्व धरोहर नामित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये हो जाती है यूनेस्को। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर नामित की जाती हैं। और जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट बात करें कि यूनेस्को ने 1972 में विश्व धरोहर समिति बनाई, और जो ये समिति बनी थी वो विश्व धरोहर के संरक्षण के प्रयास के लिए बनी थी।
जिससे कि जो हमारी धरोहर बनी है उनका संरक्षण किया जा सके। और इसी में ही जो ये समिति थी, इसने ही डिसीजन लिया था कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाएगा। तो इसी में ही बात कही गई थी 1872 में जो समिति बनी थी। नोट याद देखो एक, कि भारत में कुल विश्व धरोहर कितनी है? 42 हैं। टोटल विश्व धरोहर कितनी है? 42 हैं, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 हमारी मिश्रित है। तो अब ये 34 जो सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है, कौन-कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी अजंता की गुफाएँ। तो ये 1983 में शामिल होती है और अजंता की जो गुफाएँ हैं ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र राज्य में हैं, औरंगाबाद जिले में। जो कि औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर। तो याद रखना आपको, औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर हो चुका है। अजंता की गुफाएँ कब शामिल हुई थी? 1983 में। और जो ये अजंता की गुफाएँ हैं, ये रॉक कट कैव अर्थात चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। तो ये याद रखना है, चट्टान को काट कर कौन सी गुफाएँ बनाई गई हैं? अजंता की गुफाएँ। लाल रंग की प्रचुरता है अर्थात लाल रंग यहाँ पर बहुत अधिक है, जबकि नीला रंग बिल्कुल नहीं है। कुल कितनी गुफाएँ हैं? तो 29 कुल गुफाएँ हैं और सभी की सभी ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गुफा नंबर 16 ये मरणासन राजकुमारी की है। तो याद रखना है, जो गुफा नंबर 16 है वो मरणासन राजकुमारी की गुफा है और गुफा नंबर 17 ये चित्रशाला गुफा है। क्योंकि इसमें अधिक चित्र बनाए गए हैं इसलिए इसे चित्रशाला गुफा कहा गया है। गुफाएँ फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण हैं, ये भी याद रखना आपको। जो ये अजंता की गुफाएँ ये कौन-सी पेंटिंग के उदाहरण हैं? फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट आती है एलोरा की गुफाएँ। जो एलोरा की गुफाएँ हैं, ये 1983 में ही शामिल होती हैं ये भी, और वो वाली भी कब हुई थी? 1983 में। एक साथ बोला जाता है अजंता एलोरा की गुफाएँ, जबकि ये एक कम से कम 100 किलोमीटर दूर हैं आपस में। इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर की। जबकि हम एक साथ बोल देते हैं अजंता एलोरा की गुफाएँ। कौन से राज्य में? तो एलोरा की गुफाएँ भी महाराष्ट्र राज्य में हैं। और कुल कितनी गुफाएँ हैं एलोरा की? तो कुल 34 गुफाएँ हैं, जिसमें से 17, 12 और 5 इन 30 मतलब 3 उसमें तोड़ लेते हैं। जो 17 हैं वो हिंदू हैं और जबकि 12 गुफाएँ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 5 गुफाएँ जैन धर्म से संबंधित हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलते हैं हम गुफा नंबर 16 जो अजंता की गुफा थी उसमें गुफा नंबर 16 क्या था? मरणासन राजकुमारी की, जबकि इसमें क्या है? कैलासा गुफा है। अर्थात इसमें महादेव और कैलाश पर्वत के बारे में उल्लेख किया गया है, जो गुफा नंबर 16 है। एक नोट दिया है कि 20 रुपए के नोट पर अजंता एलोरा की गुफाएं दर्शाई गई हैं। तो ये भी याद रखना है, 20 के नोट पर किसकी गुफाएं दर्शाई गई हैं? एलोरा और अजंता की गुफाओं के चित्र दर्शाए गए हैं। तीसरा आता है आगरा का किला। तो आगरा का किला ये भी 1983 में शामिल होता है। और जो ये किला है ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो धौलपुर राजस्थान से मंगवाया गया था। तो लाल बलुआ पत्थर से आगरा का किला बना है और धौलपुर राजस्थान से ये मंगवाया गया था। बनाना स्टार्ट किसने किया था? तो बनवाना स्टार्ट किया था अकबर ने, जबकि अधिकांश काम किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। देखो, जो इनका स्टार्ट करा था बनवाना वो तो अकबर ने, लेकिन अधिकांश काम किसने करा था? शाहजहां ने। क्योंकि शाहजहां ने इसके अंदर खास महल, जहांगीर महल ये बनवाए थे। इसका पुराना नाम क्या था? तो आगरा का जो किला है इसका पुराना नाम था पहले बादलगढ़। तो ये भी याद रखना है, आगरे के किले का पुराना नाम बादलगढ़ है। नेक्स्ट बात करें हम कि औरंगजेब ने इसके अंदर मुसम्मन बुर्ज बनवाया था। कौन सा बुर्ज बनवाया था? मुसम्मन बुर्ज। और इसी में अपने पिता शाहजहां को कैद किया था 8 साल। और यहीं से मुसम्मन बुर्ज से जो ताजमहल था वो साफ दिखता था, इसलिए इसमें कैद किया गया था। नेक्स्ट आते हैं अब हम फोर्थ है ताजमहल। तो ताजमहल भी कब शामिल किया गया था? 1983 में। तो ये चार जो थी ये 1983 में शामिल की गई थी। ताजमहल की बात करें, बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था। वास्तुकार कौन थे इसके? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो याद रखना, उस्ताद अहमद लाहौरी कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार थे। कहाँ पर है ये? तो आगरे के अंदर है। और आगरा किसने बसाया था अर्थात किसने स्थापना की थी आगरे की? सिकंदर लोदी ने 1504 में। तो याद रखना आपको। और ये श्वेत संगमरमर से बना है, व्हाइट मार्बल से। नेक्स्ट आता है, पांचवा आता है सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और यह कब शामिल किया गया था? 1984 में। और कोणार्क ओडिशा का एक शहर है, याद रखना आपको। जो ये सूर्य मंदिर है यह रथ के रूप में बना हुआ मंदिर है, अर्थात जिस प्रकार रथ होता उस टाइप का ये मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था?
तो नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था और ये किस वंश से संबंधित थे? गंग वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करें कि इसमें 7 घोड़े हैं। अभी बताया था कि ये रथ के रूप में है, तो इसमें 7 घोड़े हैं और 12 जोड़ी चक्र हैं। तो जो 7 घोड़े हैं वो 12 जोड़ी चक्रों की सहायता से इसे खींच रहे हैं, ये दर्शाया गया है। और जो 7 घोड़े हैं ये सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं और जो 12 जोड़ी चक्र हैं ये वर्ष के 12 माह को दर्शाते हैं। ये भी याद रखना आपको। और इस मंदिर को अन्य नाम से किससे जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। नेक्स्ट आते हैं, 6 नंबर आता हमारा महाबलीपुरम में स्मारक का समूह। जो महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है, ये 1984 में शामिल किए गए थे। और कुल कितने मंदिर हैं? 8 मंदिर हैं। लेकिन इन्हें सप्त पैगोडा कहा जाता है। मंदिर 8 हैं लेकिन कहा सप्त पैगोडा जाता है। हो सकता है कि एक मंदिर बाद में जोड़ा गया हो स्टार्टिंग में कितने हो? 7 हो सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि सप्त पैगोडा कहा गया हो। निर्माण तो पल्लव वंश ने करवाया था इनका निर्माण, और कौन सी शैली में? मामल्ल शैली में। तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है ये कि कौन सी शैली में करवाया था महाबलीपुरम के मंदिरों का? मामल्ल शैली में। और किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने, जबकि नरसिंह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट बात करें कि इसमें जो मंदिर है ये रथ मंदिर है ये भी, और कितने हैं? 8 मंदिर हैं ये, जिसमें से द्रौपदी का जो रथ है वो सबसे छोटा है और युधिष्ठिर का सबसे बड़ा है। ये भी याद रखना, युधिष्ठिर का जो रथ मंदिर है वो सबसे बड़ा है, जबकि द्रौपदी का सबसे छोटा है। नेक्स्ट आते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कब शामिल किया गया था? 1985 में। और कहाँ पर है ये? तो भरतपुर राजस्थान के अंदर है। और इसका अन्य नाम है घना पक्षी विहार। तो घना पक्षी विहार केवलादेव का अन्य नाम है। और कहाँ पर बोलते हैं इसे? तो भरतपुर में क्या बोलते हैं इसे? घना पक्षी विहार बोलते हैं। और यह एक प्राकृतिक धरोहर है, नेचुरल है। अभी तक जितनी पढ़ाई थी वो क्या थी? सभी की सभी सांस्कृतिक थी, कल्चरल थी, जबकि ये क्या है? नेचुरल है। यह रामसर साइट में भी शामिल है। ये भी याद रखना आपको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में भी शामिल है। और इसमें साइबेरियन क्रेन होते रहते हैं, जो एक प्रकार का पक्षी है, साइबेरिया में रहता है, रूस के अंदर। सलीम अली की कर्म स्थली या कहें कर्म भूमि कहाँ की है? तो ये केवलादेव है। तो ये भी याद रखना, सलीम अली की, जो सलीम अली है इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें अब काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये 1985 में शामिल किया गया था। और कहाँ पर है? ये असम के अंदर है। और इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ये भी याद रखना आपको, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। और यह भी एक प्राकृतिक धरोहर है। तो कितनी हो चुके हैं? 2 हो चुकी हैं, टोटल 7 थी। कैसी है ये? प्राकृतिक धरोहर है, नेचुरल है। नेक्स्ट आते हैं मानस वन्यजीव अभयारण्य। ये 1985 में शामिल किया गया था। और कहाँ पर है? ये भी असम में है। और ये भी एक प्राकृतिक धरोहर है। तो अब तक प्राकृतिक धरोहर कितनी हो चुकी हैं? नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट आता है 10वां, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। ये 1986 में शामिल होते हैं। चर्च मतलब गिरजाघर को कहते हैं चर्च। गोवा के गिरजाघरों का समूह, गोवा के गिरजाघरों का समूह इसमें शामिल होता है। और निर्माण किसने करवाया था इनका? तो पुर्तगालियों ने इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। फिर मुख्य चर्च किसके हैं ये? सेंट कैथरीन चर्च, सेंट ऑगस्टीन चर्च और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। तो ये हैं मुख्य चर्च। नेक्स्ट बात करें अब हम्पी में स्मारकों का समूह। तो हम्पी में स्मारकों का समूह 1986 में शामिल किया जाता है। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और जो हम्पी है ये विजयनगर की राजधानी रहती है, विजयनगर साम्राज्य की। ये भी याद रखना आपको। और 50 रुपए के नोट पर हम्पी के चित्र दर्शाए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम वो भी कौन सा है? हम्पी है। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम कौन सा है? हम्पी। नेक्स्ट बात करें अब फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, तो ये कब शामिल होता है? 1986 में शामिल होता है। और ये कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अंदर बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जोधा महल और एक जामा मस्जिद। तो ये इतने इसके अंदर स्थान है। तो याद रखने आपको, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधा महल और जामा मस्जिद। और जो बुलंद दरवाजा है ये अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में
बनवाया था। और पंचमहल बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये याद रखना आपको। बुलंद दरवाजा मतलब जो फतेहपुर सीकरी है, इसके वास्तुकार कौन थे? बहाउद्दीन थे। तो बहाउद्दीन इसके वास्तुकार थे। नेक्स्ट आते हैं अब हम खजुराहो के स्मारक। तो खजुराहो के स्मारक समूह ये 13वें नंबर के हैं और 1986 में इन्हें शामिल किया जाता है। खजुराहो कहाँ पर है ये? तो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जिला है छतरपुर, वहां पर खजुराहो के स्मारक हैं। चंदेल शासकों ने इन्हें बनवाया था, ये भी याद रखना आपको। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। और किस शैली में बनवाया था? तो नागर शैली में बनवाया था। जितने भी मंदिर नॉर्थ वाले होते हैं वो सभी किस में बने होते हैं? नागर शैली में, जबकि साउथ वाले द्रविड़ शैली में बने होते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर ये इसमें फेमस है। पंचायतन शैली, लक्ष्मण मंदिर, तो लक्ष्मण मंदिर भी इसमें फेमस है। याद रखने 2 मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर। जो पंचायतन शैली होती है वो कौन सी होती है? देखो ये मैंने दर्शाई यहाँ पर। पंचायतन शैली मतलब एक मंदिर होता है, उसके उसके और पास कितने? 4 मंदिर और होते हैं, तो ये होती है पंचायतन शैली। नेक्स्ट आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कब शामिल होता है? 1987 में शामिल होता है। और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरी वृक्ष के कारण नाम पड़ता है इसका। तो सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम क्या पड़ता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, ये भी याद रखना आपको। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। और मैंग्रोव वनस्पति कहाँ होती है? जहां लवणीय जल पाया जाता है, तो वहां पर क्या होती है? मैंग्रोव वनस्पति होती है। और यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। और जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये पानी पर तैर सकता है, ये भी याद रखना आपको। पानी पर तैरने वाला कौन सा टाइगर है? रॉयल बंगाल टाइगर। अब क्यों तैरता है? क्योंकि वहां पर सभी जगह क्या है? पानी है, वाटर है, तो इसलिए वहां पर उसे तैरना पड़ता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट आते हैं अब एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं ये 1987 में शामिल होती हैं और एलिफेंटा द्वीप पर हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। और इस द्वीप को और क्या कहते हैं? धारापुरी। याद रखना आपको। और इसमें 7 गुफाओं का मिश्रण है। शैव धर्म से संबंधित गुफाएं हैं यह। और नटराज अर्धनारीश्वर मूर्तियां ये फेमस हैं, याद रखना आपको। जो भगवान, शैव धर्म किससे संबंधित होता? भगवान शिव से। तो शिव के यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? मूर्तियां पाई जाएंगी, जैसे नटराज मूर्ति भगवान शिव की, अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर मूर्ति ये भी भगवान शिव की है। तो यहाँ पर ये मूर्तियां देखने को मिलती हैं, याद रखना आपको। और जो मुख्य गुफा है वो महेश मूर्ति गुफा है, तो याद रखना है मुख्य गुफा कौन सी है? महेश मूर्ति गुफा। नेक्स्ट आते हैं अब पट्टादाकल के स्मारकों पर। तो पट्टादाकल के स्मारक समूह ये भी 1987 में शामिल होते हैं और कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। और जो पट्टादाकल समूह के स्मारक हैं ये किस नदी के तट पर है? मालप्रभा नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी पर है? मालप्रभा नदी के तट पर। किसने बनवाया था इन्हें? तो चालुक्य वंश के 10 बड़े मंदिर हैं ये। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों का मिश्रण है। अब कहोगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों का मिश्रण कैसे है? क्योंकि उत्तर भारत में कौन सी शैली चलती है? नागर शैली। और दक्षिण भारत में कौन सी चलती है? द्रविड़ शैली। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों में बने गए मंदिर हैं ये पट्टादाकल के मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर इसमें फेमस है, याद रखना आपको। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? पट्टादाकल। नेक्स्ट आता है हमारी 17वीं साइट है महान जीवित चोल मंदिर। इसे हिंदी में बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। तो याद रखना है, ये याद रखना आपको, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। कब शामिल होते हैं? 1987 और 2004। अब ये 1987 और 2004 का क्या मतलब है? देखो बात करें हम कहाँ पर हैं, तो तमिलनाडु में है। किसने बनवाए थे? चोल वंश के शासकों ने। और ये 3 मंदिर हैं। 3 मंदिर कौन कौन से? देखो बृहदेश्वर मंदिर जो कि कहाँ पर है? तंजावुर में है। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तो 1987 में शामिल किया गया था, जबकि ऐरावतेश्वर और गंगाईकोंड चोलपुरम ये दोनों 2004 में शामिल किए गए थे। तो इन्हें टोटल मिलाकर क्या बोला गया है? महान जीवित चोल मंदिर। याद रखना आपको, बृहदेश्वर मंदिर 1987 में शामिल किया गया था, जो कि राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। और जो ये 2 ऐरावतेश्वर मंदिर और गंगकोंड मंदिर ये 2004 में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आते हैं अब 18वें नंबर की साइट है हमारी कौन सी? नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये कब शामिल किया था? 1988 और 2005। तो ये भी इसका मतलब है कि एक बार 1988 में नंदा देवी शामिल किया गया था और 2005 में फूलों की घाटी। तो नंदा देवी ये एक नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी ये 2005 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट आते हैं सांची का बौद्ध स्तूप।
तो सांची का बौद्ध स्तूप 1989 में शामिल होता है और कहाँ पर है, तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है, याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें, सांची का पुराना नाम क्या था, तो काकड़ाम ये इसका पुराना नाम था। निर्माण किसने करवाया था इनका, तो सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान होते हैं ये, जो स्तूप होते हैं पवित्र स्थान होते हैं। कुल 3 स्तूप हैं वहां पर, ये एक बड़ा है जबकि 2 छोटे हैं, तो एक तो मुख्य हो जाता है जबकि 2 छोटे छोटे। ये मैंने चित्र बनाया स्तूपों का। तो स्तूप क्या होते हैं ये देख लेते हैं। आप देखो, जो सबसे पहली बात तो बात करें कि ये वाला जो होता है ये होता अर्ध गोलाकार, तो इसे बोलते हैं अंड, जबकि इसके ऊपर बनी रहती है इस प्रकार से हर्मिका। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तूप का सबसे पवित्र स्थान कौन सा होता है, हर्मिका होता है। सबसे पवित्र स्थान क्या होता है, हर्मिका होता है। इसी में ही महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। हो सकता है नाखून, मतलब कुछ भी अवशेष हो वहां पर रखे जाते हैं हर्मिका के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर ये 3 होते हैं छत्र, इन्हें बोला जाता है छत्र। और कौन कौन से, समानता, उदारता और श्रद्धा, इन्हें ये व्यक्त करते हैं तीनों। और देखो जो नीचे होता है ये वाला जो होता है ये रास्ता होता है जिससे परिक्रमा होती है, प्रदेश शिक्षा पथ बोलते हैं इसे, ये भी याद रखना आपको। और ये होता है द्वार, जिसे बोलते हैं तोरण द्वार, तो तोरण द्वार इसे बोलते हैं। और यहाँ पर जातक कथाएं लिखी जाती हैं, तो याद रखना आपको। ये हो जाता हमारा स्तूप। तो ये आज की हमारी क्लास थी, और जो इसके पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।